कैसे हो? सब बढ़िया। चलो आज हम शुरू कर रहे हैं फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3। ये चैप्टर नंबर 3 का ये लास्ट लेक्चर है। यह है एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। मैंने लास्ट में पोटेंशियोमीटर समझाया था। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या है? चलो एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर समझ लेते हैं। समझ लो कि मैंने लास्ट टाइम जो फिगर दर्शाई थी उसी तरीके से ये फिगर है। समझ लो कि यहाँ पर एक बैटरी है, यहाँ पर एमीटर दिया गया हुआ है, यहाँ रियोस्टेट है और यहाँ पर एक की है। यहाँ पर 2 सेल दिए गए हुए हैं और गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है विद जॉकी। यानी कि आपको यहाँ पर नल पॉइंट लेना है, वो आपको मालूम है। जॉकी को यहाँ से इधर से उधर चला जाना है। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ वो आप देख लो। मैं कर रहा हूँ यहाँ पर दो सेल दिए गए हुए हैं, साथ में गैल्वेनोमीटर है। सबसे पहले गैल्वेनोमीटर की जो वायर्स है मैं इसके साथ कनेक्शन दे देता हूँ। 1 और 3 का कनेक्शन ले लेता हूँ। क्या कर लेता हूँ? 1 और 3 का कनेक्शन। बरोबर। हमारे हिसाब से अगर मैंने 1 और 3 का कनेक्शन दिया, आज समझना बात, 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया। बरोबर। इसको मैं नहीं ले रहा हूँ। 1 और 3 को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया? 1 और 3 को कनेक्ट कर दिया, बाद में यहाँ से करंट फ्लो होगा। करंट तो इसमें से ही फ्लो होगा क्योंकि ये निगलेक्ट हो जाएगा। करंट इसमें से ही फ्लो होगा और जिसमें इसमें से करंट होगा वही मेजरमेंट होगा। रेडी? तो यहाँ से क्या होगा? गैल्वेनोमीटर है तो इसके साथ कनेक्ट हुआ। तो गैल्वेनोमीटर में जब तक नल नहीं आ जाता, नल पॉइंट हमें नहीं मिल जाता, बरोबर, यानी डिफ्लेक्शन हमारा नल पॉइंट नहीं होता था, डिफ्लेक्शन नहीं आता उसके अंदर, तब तक हमें क्या करना है? जॉकी को यहाँ से यहाँ तक लानी है। यहाँ पर किसी एक पॉइंट ऐसा होगा, समझ लो कि ये पॉइंट है, यहाँ पर जॉकी ने क्या किया? यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में नल पॉइंट आ गया। नल पॉइंट यानी कि गैल्वेनोमीटर में आ गया 0। यहाँ पर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। इट पॉइंट जे। तो समझ लो कि यहाँ पर ये 100 सेंटीमीटर की लेंथ है, यानी 1 मीटर आपको मालूम है। समझ लो कि इसको मैंने L कर दिया, L1 किया। रेडी? जब इसके साथ कनेक्ट है तब। तो अकॉर्डिंग वी नो दैट, हमें मालूम है सर स्टूडेंट कि V प्रोपोर्शनल I था। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था। यानी तो V प्रोपोर्शनल क्या था? V प्रोपोर्शनल L था। तो उसी के हिसाब से आता था V = KL। आता था कि नहीं? आ रहा था कि नहीं पोटेंशियोमीटर में? बराबर। V = KL हो रहा था। तो अब जो डिफ्लेक्शन है, नल पॉइंट डिफ्लेक्शन है, तो इसके लिए हमने पहले क्या किया? इसके साथ कनेक्ट कर दिया। तब ये पॉइंट ऐसा था कि जहाँ नल डिफ्लेक्शन के साथ आ रहा था 0। तो V यानी कि हमारा 1 टाइप ऑफ EMF हो गया। तो EMF तो E1, यहाँ पर इसको मैंने E1 बोल दिया, इसको मैंने E2। तब E1 = क्या हो जाए? K तो कांस्टेंट है और इसके लिए L1। आई बात समझ? इसके लिए K L1 हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। आई बात समझ में? बाद में क्या करता हूँ? 1 के साथ नहीं, इस गैल्वेनोमीटर के वायर को 2 के साथ कनेक्ट कर देता हूँ। इस गैल्वेनोमीटर वायर को मैं 2 के साथ कनेक्ट करता हूँ। तब क्या होगा? समझ लो कि तब फिर से हमें क्या, इस जॉकी को मूव करके क्या करना है? इस जॉकी को मूव करके एक ऐसा पॉइंट इसे, तब समझ लो कि जब इसके साथ मैंने कनेक्ट किया था तब जॉकी को मैंने मूव किया, तो इस पॉइंट पर जॉकी जब इस पॉइंट पर पहुंची तब यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। यानी कि यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन होता है, यानी कि नल डिफ्लेक्शन यानी कि 0, गैल्वेनोमीटर में 0 आ जाएगा। तब कब इसके साथ कनेक्ट किया? तब किसके साथ? 2 के साथ। सेकेंड EMF के साथ मैंने कनेक्ट कर दिया गैल्वेनोमीटर के जॉकी को। तब जॉकी के अंदर इस वायर पर घुमाने से यहाँ पर जॉकी रखो, तब इसके अंदर क्या आता है? नल डिफ्लेक्शन आता है। नल डिफ्लेक्शन आता है, तब इसकी लेंथ को मैंने बोल दिया L2। इसकी लेंथ को मैंने बोल दिया L2। आई बात समझ में? तब E2 क्या होगा? यानी कि इसका क्या होगा? तो K तो कांस्टेंट है, इसलिए L1 की जगह क्या बजाएगा? लेंथ कैसी हो गई? L2। तो ये और इक्वेशन नंबर 2 डिवाइडेड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। तो E1/E2 = K L1 अपॉन K L2। ये K कट, तो हमारे E1/E2 = L1 अपॉन L2। रेडी? आई बात समझ में? कब ये करना है वो आपको पता, समझ में आ गया। किस तरीके से करना है वो भी आपको समझ में आ गया। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट या दिक्कत या कुछ क्वेरी हो तो बोल देना। रेडी? किस तरीके से आता है? मैंने यहाँ पर यही इन्फॉर्मेशन, द सर्किट डायग्राम फॉर द कंपैरिजन ऑफ EMF 2 cell is shown in the figure. Here in the circuit diagram 2 cells are present
एज कंपेरिजन ऑफ EMF ऑफ टू सेल इन शो इन द फिगर। यहाँ पर दिया गया हुआ है, जो भी मैंने फिगर में लिखा ड्रॉ किया है वो यहाँ पर लिखा है। तो फिगर आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। आई बात समझ में? पहले मुझे गेट कंसिस्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर टू वायर AB फ्रॉम द टर्मिनल A, देन आर टू सेल्स हैविंग EMF E1 and E2 which gives null point at distance L1 and L2 respectively when connected to the circuit। बरोबर, when connect to the circuit, यानी इस पर ही मैंने सब ये लिखा है। आप पर यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करके इसमें जो भी आप लिख रहे हो वो यहाँ पर लिखो दे तो भी चलेगा। ये आपकी तरफ से लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, पर मैथमेटिकली स्टेप सही होने चाहिए। यानी कि पोटेंशियोमीटर में कभी भी दो सेल, दो EMF है, उसमें से अगर एक का EMF आपको पता करना है और इन दोनों का रेशियो आपको पता है तो किसी एक का EMF आप भी मेजरमेंट कर सकते हो इस फॉर्मूला से। जब पोटेंशियोमीटर में आएगी तब इसके न्यूमेरिकल्स बाद में मैं करवाऊंगा। रेडी? ये था एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। एक और क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, देखो स्टूडेंट। अब फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, वो भी क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन। फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस, यानी यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे था उसका फाइंड करना है। समझ लो कि ये डायग्राम है, उस डायग्राम में और ये डायग्राम में कितना चेंज है, उस डायग्राम में और इस डायग्राम में माइनर चेंज है। उसमें दो से कनेक्ट है, यहाँ पर एक सेल कनेक्ट है, और ये सेल जो कनेक्ट है साथ में एक बाहर से रजिस्टर भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ जो कि है, रेडी, यहाँ पर कनेक्ट है। फिगर में कुछ ऐसा है, सिर्फ यही चेंज है, दो वहाँ पर सेल कनेक्ट है, यहाँ पर सिंगल सेल कनेक्ट है, और यहाँ पर एक रजिस्टर बाहर से कनेक्ट है। यानी कि अननोन रजिस्टेंस है, उसकी कैसे पता कर सकते हैं। तो मैं आपको बता समझ लो कि पहले हम ये ले लेते हैं। पहले हमें क्या लेना है कि समझ लो कि यहाँ पर कोई भी कनेक्शन नहीं जुड़ा हुआ है, यानी फिगर इतनी हो गई। समझ लो कि यहाँ पर कोई भी रजिस्टर कनेक्ट नहीं है, यानी फिगर कितनी होगी, इतनी होगी। तब इसको यहाँ पर दो की है, यहाँ पर K1 और इसको मैं बोल देता हूँ K2। समझ लो कि यहाँ पर कोई कनेक्ट नहीं है, यानी K1 ही सिर्फ वर्क करेगा, क्योंकि करंट यहाँ से फ्लो हो रहा था, इस तरफ से फ्लो होगा। रेडी? अब क्या होगा, K1 कनेक्ट है, यहाँ पर K2 तो समझ लो कि नहीं। तो पहले में कैसा होगा, झोंकी के इस पॉइंट पर, झोंकी को आप क्या करना है कि यहाँ से बैटरी स्टार्ट कर लेनी है। बाद में झोंकी पर यहाँ पर नल पॉइंट की जगह क्या आता है, डिफ्लेक्शन हमारा नहीं, नल डिफ्लेक्शन इस पॉइंट पर आता है। ए थी जे पॉइंट, यहाँ की लेंथ L1 पर हमारा नल डिफ्लेक्शन के साथ है, नल डिफ्लेक्शन आता है। रेडी? तो अकॉर्डिंग टू क्या हो जाएगा, इसका EMF, यानी E मैंने बोल दिया था E = KL1 हो जाएगा ना। रेडी? KL1 ये तो आपको पता है। अब सेकेंड पोजीशन देखते हैं, व्हेन वी कनेक्ट टू द रजिस्टर विद द गिवन EMF बैटरी। अगर हमने ये रजिस्टर इसके साथ हमने कनेक्ट कर दिया और K2 लगा दिया, K2 यानी स्विच है हमारी, K1 और K2 हमारी स्विच है। पहले ये स्विच कैसी थी, ओपन थी, पहले ये स्विच कैसी थी, ओपन थी, यानी ओपन होने से यहाँ पर कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, इसलिए इतना ही डायरेक्शन था। अब K2 को यानी कि स्विच को मैंने कनेक्ट कर दिया इसके साथ, तब अब क्या होगा, ये रजिस्टर को है ना, इसकी भी EMF मिलेगी। आई बात समझ में? मैं क्या बोल रहा हूँ, इस रजिस्टर को यहाँ से भी जो करंट निकलेगा उसकी भी एनर्जी इस रजिस्टेंस को मिलेगी। नहीं आई बात समझ में? इसलिए अब यहाँ पर जो है, रेडी, यहाँ पर है, इसको मैं E नहीं बोल सकता, E नहीं बोल सकता, यहाँ पर इसको ही बोल रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था इसके अंदर जा रहा है, इसीलिए। पर अब क्या हो रहा है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर याद रखना है। अब इसको मुझे मेजरमेंट करना है। रेडी? इसको मेजरमेंट करना है तो यानी कि इसमें से करंट जो भी निकला और इसमें से जो भी करंट निकला वो दोनों इस पर इफेक्ट करेंगे। यानी अब मैं इसको E नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि अब इसको टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, इसलिए V = KL2। यहाँ E की जगह इसको क्या बोलना पड़ेगा अब, KL2। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 को की E बाई V = KL1/L2, के कट, यानी E/V = L1/L2। હવે आपको तो पता है, आपको पता होगा, वी नो दैट द वेरी वेल,
आर इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम ढूंढते थे, इंटरनल रेजिस्टेंस जब हम ढूंढते थे तब हमारे पास फॉर्मूला थी इंटरनल रेजिस्टेंस आर ई अपॉन वी माइनस 1। ये आपको नहीं मालूम तो आप पहले वीडियो में जाओ और भी देखो। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर इन ब्रैकेट ई अपॉन वी माइनस 1। तो इसके ई अपॉन वी का रेशियो क्या था, ई अपॉन वी की रेशियो क्या था, L1/L2। तो ई अपॉन वी यानी कि L1/L2 यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए जो भी हमें यहाँ पर मिल जाएगा, ये यानी ये स्मॉल कैपिटल आर, यहाँ पर स्मॉल आर लिखना पड़ेगा। ये जो रजिस्टर नो रजिस्टर फाइंड करने के लिए ये हमारा फॉर्मूला है। आई बात समझ में, फिर से आगे बात समझ में, ये इंपॉर्टेंट है तो आइए आप नोट डाउन कर लेना। गेट कंसिस्ट टू पोटेंशियल, यहाँ पर जो भी मैंने किया वो यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने। गेट कंसिस्ट of potential having AB, a cell of EMF E connect from the terminal A along with the galvanometer and jockey which slide over wire। यानी पर क्या कर रहा है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर है, जॉकी को स्लाइड करना है वायर पर, जिस जगह पर नल पॉइंट आता है वहाँ हमें क्या करना है, मेजरमेंट। यहाँ पर भी सेकंड पॉइंट ऐसा था, जब इसको कनेक्ट कर दिया हमने तब यहाँ पर सेकंड पॉइंट ऐसा था कि यहाँ पर नल पॉइंट के साथ आता था 0, यहाँ पर Z' कर लेता हूँ। सेकेंड पॉइंट ऐसा था कि यहाँ पर जॉकी रखने से 0 आता था, इसलिए मैंने यहाँ पर VKL2 लिखा। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। बाद में जो भी मैंने यहाँ पर किया वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, या आपने अपनी तरीके से भी लिख सकते हो, पर ये लिखना ज़रूरी है, थियरी इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको लिखना ज़रूरी है। तो ये लास्ट फॉर्मूला थी हमारी चैप्टर की, तो यहाँ पर ये चैप्टर थियरी बेस खत्म हो जाता है। एक बे दो न्यूमेरिकल्स जो बाकी है वो मैं आपको भी समझा रहा हूँ कि एक दो न्यूमेरिकल्स कैसे हो सकते हैं। ओके चलो, हेलो स्टूडेंट, अब एग्जाम एक्सरसाइज में दिया गया है एग्जाम्पल नंबर 3.10 के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो उसके बारे में इन मीटर ब्रिज, वो मीटर ब्रिज किस पर डिपेंड था, वो हमारा आपको मालूम है। मीटर ब्रिज किस प्रिंसिपल पर डिपेंड है, याद करो, मीटर ब्रिज है वो व्हिटन ब्रिज प्रिंसिपल पर डिपेंड है, वो आपको मालूम होना चाहिए। उसका द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी 39.5 सेंटीमीटर। यानी यहाँ पर देखो सकते हो, यहाँ पर एक मीटर ब्रिज दिया गया हुआ है, आपको भी यहाँ पर क्या करना है, जॉकी फाइंड करके यहाँ पर एक नल पॉइंट लेना है। तो यहाँ पर वहाँ भी बैलेंस पॉइंट फाउंड भी 39.5 यानी L1, इसे बोलेंगे हम L1 और इसे बोलेंगे 100 - L1, वो आपको मालूम होना चाहिए, हमारे पास फॉर्मूला थी। रेडी, तो यानी कि यहाँ पर एक नल पॉइंट है L1 उसके अंदर, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यानी कि यहाँ पर जो नल पॉइंट है फर्स्ट L1 इज इक्वल टू 39.5 सेंटीमीटर। रेडी, अब क्या करना है, व्हेन द रजिस्टर Y इज ऑफ 12.5 ओमेगा, यानी कि Y पर रजिस्टेंस दिया गया हुआ है 12.5 ओमेगा। रेडी, तो यहाँ पर मैंने लिखा है Y इज इक्वल टू 12.5 ओमेगा। रेडी डन। डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ X, यानी कि X रेजिस्टेंस को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यानी कि X को मैंने फाइंड कर लिया। अगर ये L1 हुआ तो ये कितना हो जाएगा, 100 - L1, क्योंकि ये जो इसका नाम मीटर ब्रिज इसलिए पड़ा कि 1 मीटर का लेंथ है, 1 मीटर यानी 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर यानी कि इसका लिए मीटर, और यहाँ व्हिटन मीटर ब्रिज यानी कि इसके अंदर से ब्रिज लिया हुआ है, इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज पड़ा हुआ है। आई बात समझ में अच्छी तरीके से। तो L1 तो हमें मिल गया था, कितना था, 39.5 जो हमारा बैलेंस पॉइंट था। तो L2 कैसा हो जाएगा, 100 में से L1 लेस करो वो इतना हो जाएगा। तो यानी कि L2 इज इक्वल टू 100 - L1, 100 एज इट इज। L1 तो हमारे पास 39.5 था, इसलिए L2 हमें मिला 60.5 सेंटीमीटर। X इज इक्वल टू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो किस फॉर्मूला, वी नो दैट व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस इज एट बैलेंस पॉइंट। अब दूसरा क्या पूछा है, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन रजिस्टर इन अ व्हिटन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर स्टील। वो क्यों थिक कॉपर वायर से बनता है। रेडी, वो भी हमें उसको देखना है। वी नो दैट वेरी वेल ब्रिज व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस इज एट बैलेंस पॉइंट, यानी X/Y L/100 - 1। ये किसकी फॉर्मूला थी, मीटर ब्रिज की, आपको पता होना चाहिए। R/S इज इक्वल टू L/100 - L, आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला है। X की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसको फाइंड करना है। ये 12.5, इसको सिंप्लीफाई करो, सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर वैल्यू मैंने। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, X × 16.5
और 39.5, इसमें से x को वेरिएबल बनाया, अपोजिट साइड न्यूमिनेटर साथ में और डिनोमिनेटर। तो अब इसका कैलकुलेशन करोगे तो आंसर आएगा 8.16 ओमेगा, 8.16 ओमेगा। तो क्यों कनेक्ट किया जाता है, मैंने आपने हमें यह भी क्वेश्चन पूछा है, वाई आर द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन अ विस्टन और मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर, यानी क्यों कॉपर वायर से बनाया जाए। द कनेक्शन बिटवीन द रजिस्टर इन अ मीटर ब्रिज मेड ऑफ थिक कॉपर वायर स्ट्रिप इज मिनिमम और रिड्यूस द रेजिस्टेंस, वो यानी कि वो अच्छा कंडक्टर है, इज अ वेरी गुड कंडक्टर, copper being a good conductor of electricity and thin strip offer very low resistance. That reason here both will between the wires are connect with the thin copper wire, क्योंकि यहाँ पर जो कॉपर वायर है वेरी गुड कंडक्टर है, यानी उसमें से रेजिस्टेंस का कम होता है, यानी कि रेजिस्टेंस की करंट की वैल्यू को कम कर देता है, इसलिए रेजिस्टेंस की वैल्यू को करंट की वैल्यू को कम नहीं होने देता है। कौन, कॉपर वायर, इसी रीजन से कॉपर वायर से ये कनेक्ट हुआ होता है। रेडी, चलो सेकेंड पॉइंट है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव इफ एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज। अब हमें क्या करना है कि अगर एक्स और वाई को हमें इंटरचेंज कर देना है, क्या कर देना है, एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देना है। इंटरचेंज करो यानी कि कुछ नहीं होता है, वाई बाई एक्स, एक्स बाई वाई था ना, तो इसकी जगह वाई बाई एक्स लिख दो, कोई डिफरेंस नहीं। डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज अबव एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, क्या होगा और एक्स और वाई इंटरचेंज हुआ तो, व्हेन एक्स एंड वाई आर इंटरचेंज, अगर एक्स और वाई इंटरचेंज होगा तब क्या होगा कि वाई की वैल्यू हो जाएगी 12.5, वो तो आपको पता होनी चाहिए, क्यू 12.5 वो तो था ही, इसलिए एक्स की वैल्यू क्या थी 8.2 थी, और L2 क्या था 100 माइनस एल डैश, क्योंकि अब तो क्या आ जाएगा, नया आ जाएगा ना। अब हमने क्या लिया, यहाँ पर y ले लिया, यहाँ पर x ले लिया, तो x और y की वैल्यू तो एज इट इज रहेगी, पर अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा एल डैश, यानी हमें क्या ढूंढना है, डिटरमाइन द बैलेंस पॉइंट। अब हमें डिटरमाइन करना है बैलेंस पॉइंट, अगर एक्स और वाई को मैं इंटरचेंज कर देता हूँ तब बैलेंस पॉइंट कौन सा हो जाएगा। तब बैलेंस पॉइंट ढूंढने के लिए अब मैं इसको बैलेंस पॉइंट को क्या बोल दूंगा, एस डैश, और नया बैलेंस मिल जाएगा 100 माइनस एल डैश। आई बात समझ में, आई बात समझ में। अब y और इंटरचेंज किया, यानी कि x बाई वाई की जगह अब क्या आ जाएगा, y बाई एक्स। रेडी, तो ये हमारी फॉर्मूला है, देखो y बाई एक्स एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, इंटरचेंज कर दिया ना मैंने, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो y की वैल्यू 12.5, x की वैल्यू 8.2, एल डैश तो मालूम नहीं 100 माइनस एल डैश। रेडी, आगे बात समझ में। चलो इसका सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं, याद रखना ये। रेडी, चलो इसका सिंप्लीफाई, एट न्यू बैलेंस पॉइंट, देख लो यहाँ पर मैंने इंटरचेंज किया हुआ है। रेडी स्टूडेंट, 100 यहाँ पर गया है, ये आ गया, इसी तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया मैंने। रेडी, इसको अंदर मल्टीप्लाई किया 1250 और r.5 एल डैश इज इक्वल टू 8.2 एल डैश, माइनस से उधर गया तो प्लस हो जाएगा, तो 20.66 एल डैश, तो एल डैश को वेरिएबल बनाया, अपोजिट साइड न्यूमिनेटर साथ में और डिनोमिनेटर। रेडी, तो एल डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 60.5। आई बात समझ में। इसको एक और तरीके से देख सकते हो आप लोग, इसको एक और तरीके से देख सकते हो, क्या, तो कि हमने हमारा अगर इसको इंटरचेंज कर दिया, समझ लो कि अगर मैंने x अपॉन वाई इंटरचेंज कर दिया तो टेक्निकली ये भी इंटरचेंज होना चाहिए, यानी कि हमारे लिए एल डैश कितना मिलेगा, जो मैंने समझा है, टेक्निकली समझा रहा हूँ, x अपॉन वाई एल अपॉन L2 था, x अपॉन वाई पहले x अपॉन वाई अपॉन एल डैश अपॉन 100 माइनस एल था ना, तो अगर ये इंटरचेंज होता है तो ये भी इंटरचेंज होगा, इसलिए हमारा नया पॉइंट आ गया 60.5। रेडी, ये हमारे पास पहले से ही था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले क्वेश्चन मैंने आपको सोल्व करवाया था, उसी क्वेश्चन में था। रेडी, देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर था ना 60.5, क्यू 100 माइनस एल क्या था 16.5, अब मैंने क्या चेंज किया, इंटरचेंज कर दिया, तो x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 16.5, टेक्निकली समझने के लिए। तो आ गया ना आंसर हमारा, x इज इक्वल टू 60.5 सेंटीमीटर, यहाँ पर सेंटीमीटर आएगा। रेडी, व्हेन, अब क्या कर रहा है हमारा सी क्वेश्चन, व्हाट हैपन इफ द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज। अब क्या होगा जब गैल्वेनोमीटर और सेल इंटरचेंज हो जाएंगे,
तब क्या होगा, यानी कि सेल की जगह आप क्या करना है, चेंज कर देना है। सेल की जगह गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर की जगह चेंज, सेल आर इंटरचेंज द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज वुड एट द बैलेंस पॉइंट ऑफ द ब्रिज वुड द गैल्वेनोमीटर शो एफ एनी करंट। जो अगर क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी कनेक्ट कर दो, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दे तो कोई भी काम ही नहीं करेगा। आई बात समझ में, ये शॉर्टकट टेक्निकल समझने के लिए। व्हेन द गैल्वेनोमीटर एंड सेल आर इंटरचेंज एट द बैलेंस पॉइंट रखकर इंटरचेंज करो तो गैल्वेनोमीटर डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन, यानी कि कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं बताएगा गैल्वेनोमीटर। क्यों? क्योंकि अगर गैल्वेनोमीटर चेंज कर दिया आपने तो कोई इफेक्ट नहीं आएगी। अंडरस्टूड व्हाट आई से? आई बात समझ में अच्छी तरीके से? नल डिफ्लेक्शन ही हो रहेगा, कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा गैल्वेनोमीटर, और अगर आपको चेंज कर दिया तो। ओके, चलो यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म हो रहा है 3.10। अब मैं आपको बता रहा हूँ 3.12 एक्सरसाइज में दिया गया और क्वेश्चन नंबर 3.12 के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पहले ऐसा था हमारा, आप देख सकते हो क्वेश्चन हमारा ऐसा था, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल ऑफ ईएमएफ, इन अ पोटेंशियोमीटर अरेंजमेंट अ सेल, यानी कि पोटेंशियोमीटर के अंदर सेल अरेंज किया गया हुआ है, ऑफ ईएमएफ, उसके अंदर दिया गया हुआ सेल 1.25 वोल्ट, यानी E1 कहा जाएगा इसे। यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, इसे क्या कहा जाएगा, E1 कहा जाएगा। रेडी? यहाँ पर भी समझा रहे, इजी है इसलिए। EMF तो 1.25 वोल्ट, गिवन बैलेंस पॉइंट, यानी कि बैलेंस पॉइंट यानी L1 हमारा हो गया 35 सेंटीमीटर। आपको तो पता है बैलेंस पॉइंट यानी जब भी नल डिफ्लेक्शन आया वो हमारा पहला बैलेंस पॉइंट होगा, तो सेकंड होगा वो 100 में से रेडी लेंथ ऑफ द वायर इफ द सेल रिप्लेस बाय अनदर सेल, यानी इस सेल को कोई और सेल से क्या करना है, हमें चेंज कर देना है। एंड द बैलेंस पॉइंट शिफ्टेड, तो बैलेंस पॉइंट भी शिफ्टेड हो जाता है। अगर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, ईएमएफ चेंज कर दिया, एक सेल की जगह मैंने दूसरा सेल कनेक्ट कर दिया, तब उसका बैलेंस पॉइंट आया 63 सेंटीमीटर, यानी कि L2 आ गया हमारा 63 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज द ईएमएफ ऑफ सेकंड सेल, तो यानी कि सेकंड सेल का ईएमएफ कौन सा होगा, तो अकॉर्डिंग टू पोटेंशियोमीटर, मैंने अभी जो समझाया इसी लेक्चर में मैंने अगर एक थियरी समझाई थी, पोटेंशियोमीटर E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2, उसी फॉर्मूला पर जाएंगे। E2 फाइंड करना, तो यहाँ पर E2 को मैंने वेरिएबल बनाया है, तो इस तरीके से होगा, तो सब्स्टिट्यूट कर ली ओनली फॉर वैल्यू, तो ये हमारा आंसर मिल गया E2 इज इक्वल टू 2.25 वोल्ट। ये तो न्यूमेरिकल सबसे इजी था इसलिए मैंने वैसे ही करवा दिया है। फिर भी इसमें किसी को कुछ डाउट, कोई दिक्कत या कुछ क्वेरी रहे तो बोल देना। ओके, चलो स्टूडेंट, अब हम जाते हैं टेक्सचुअल एग्जाम्पल के अंदर। एग्जाम्पल नंबर है 3.9। ये आपको अच्छी तरीके से समझना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा झमेला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। इन अ मीटर ब्रिज मैंने आपको समझाया था, मीटर ब्रिज की यहाँ पर फिगर दी गई हुई है। तब नल पॉइंट इज फाउंड एट डिस्टेंस, यानी कि पहले नल पॉइंट का डिस्टेंस फाउंड किया गया था। रेडी? नल पॉइंट का डिस्टेंस था 33.7, क्या था, फ्रॉम ए, यानी ए से यहाँ पर का डिस्टेंस था 33.7, फाइंड किया गया था। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओमेगा, यानी रेजिस्टेंस है 12 ओमेगा। इफ नाउ अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 ओमेगा, अब रेजिस्टेंस है 12 ओमेगा, देख लेना। इस कनेक्ट टू द पैरेलल विथ एस, यानी कि नया रजिस्टर है, इसको पैरेलल कनेक्ट किया गया हुआ है, इसका रेजिस्टेंस है 12 ओमेगा। इसको किसके साथ कनेक्ट किया गया है, इसके साथ पैरेलल में कनेक्ट किया गया हुआ है विथ एस। द नल पॉइंट ओक्यूरेट एट 50, अब इसके साथ जब पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तब इसका नल पॉइंट था 51.9 सेंटीमीटर। आई बात समझ में क्या बोल रहा हूँ? डिटरमिन द वैल्यू ऑफ आर एन एन, और R और S की वैल्यू फाइंड करो। क्या कहा गया हुआ है, यहाँ पर मीटर ब्रिज दिया गया हुआ था, जब मीटर ब्रिज का कोई कनेक्ट नहीं था तब नल पॉइंट हमें मिल गया था, बरोबर, वो दिया गया हुआ था 33.7। तब इन दोनों का से कुछ पता नहीं था। बाद में क्या किया गया, जब इसके साथ 12 ओमेगा को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया तब नल पॉइंट मिला 51.9 सेंटीमीटर।
तो हमें आर और एस को फाइंड करना है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, तो फर्स्ट कंडीशन ये कौन सा है, मीटर ब्रिज है, तो मीटर ब्रिज की फॉर्मूला क्या है, आर अपॉन एस इजिकल टू L1 अपॉन 100 माइनस L1। ये हमारी मीटर ब्रिज की फॉर्मूला है जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाई थी। चलो यहाँ से एक्सरसाइज एग्जाम्पल में 3.9 क्वेश्चन, इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल में दिया गया क्वेश्चन नंबर 3.9 रेडी। तो इसके बारे में सॉल्यूशन फ्रॉम द फर्स्ट बैलेंस वी गेट आर अपॉन एस एल अपॉन 100 माइनस एल। आपको मालूम है कि यहाँ पर आर और एस की वैल्यू फर्स्ट में नहीं दी गई हुई थी, सिर्फ हमें नल पॉइंट ही दिया गया होता 33.7 यानी अपॉन 100 माइनस एल यानी 66.3। तो आर को मैंने समझ लो कि यहाँ से वेरिएबल बना लेता हूँ, आर को मैंने वेरिएबल बनाया तो एस मल्टीप्लाई 3.3 ये मिल गया। ये हमारी होगी इक्वेशन नंबर 1। हमें आर और एस अभी नहीं मिला है। बाद में कंडीशन क्या थी, बाद में कंडीशन ये थी आफ्टर एस इज कनेक्ट टू द पैरेलल विथ 12 ओमेगा रजिस्टर। मैंने आपको बोला था ना कि यहाँ पर कनेक्ट हो जा रहा है, यहाँ पर ये कनेक्ट हो जा रहा है पैरेलल, तब ये कंडीशन आई। देखो आफ्टर एस इज कनेक्ट इन द पैरेलल, यानी एस है इसके साथ पैरेलल कनेक्ट है, यानी इन दोनों का पैरेलल में इन दोनों का क्या करता है, इक्विवेलेंट रजिस्टेंस जो ले लेता हूँ इन दोनों का। तो इक्विवेलेंट रजिस्टेंस इन दोनों का क्या मैंने ले लिया, एस डैश। तो ये दोनों पैरेलल कनेक्शन हुए, रजिस्टर के पैरेलल कनेक्शन है, तो इसलिए इस फॉर्मूला पर डिपेंड करेंगे। रजिस्टर की पैरेलल आर डैश इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये था ना पैरेलल रजिस्टेंस की फॉर्मूला, ये तो आपको मालूम है। यानी ये दोनों रजिस्टर एक दूसरे के पैरेलल है, यानी हमें इक्विवेलेंट रजिस्टर ढूंढना पड़ेगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर ढूंढने के लिए 1/S डैश इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रजिस्टर को मैंने S डैश बोल दिया, तो 1/S यानी इसका, और सेकेंड 1/12 रेडी। तो 1/S डैश इज इक्वल टू क्या होगा, इसका इन दोनों का S मल्टीप्लाई R, इसका LCM निकलेगा, इसका LCM मैंने ले लिया रेडी। S मल्टीप्लाई इन दोनों का LCM, 12 इधर जाएगा, S इधर जाएगा, इस तरीके से ओनली S डैश लिखो तो S मल्टी ऊपर नीचे की टर्म पूरी ऊपर आ जाएगी, यानी हमारा क्या आ गया, ये हमारा इन दोनों का इक्विवेलेंट, देखो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया S डैश रेडी। तो यहाँ पर अब इन दोनों का इक्विवेलेंट S डैश और R रेडी। अब हमें क्या करना है, तब हमारा नया नल पॉइंट कितना आया, इक्विवेलेंट रजिस्टर हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पर, तो अब हमारा नल पॉइंट है 51.09 सेंटीमीटर रेडी। चलो अब क्या होगा, एट न्यू बैलेंस पॉइंट एल डैश इज इक्वल टू 51.9 सेंटीमीटर। जब एस डैश होता है, वहाँ पर एस था, अब एस डैश होता है, तो हम हमारा नल पॉइंट नहीं आएगा 51.9 सेंटीमीटर। आर अपॉन एस डैश इज इक्वल टू एल डैश अपॉन 100 माइनस एल डैश, ये तो हमारी फॉर्मूला ही रहेगी। एल डैश क्यों लिखा है हमने, क्यों एल नहीं लिखा, क्योंकि अब हमारा नया पॉइंट, पहले जो नल पॉइंट था उससे मैंने एल बोल दिया, तो इसको एल डैश ही बोलना पड़ेगा ना। तो एल इज इक्वल टू 51.9, तो 51.9 48.1 आर अपॉन आर डैश। अब यहाँ पर भी मैंने आर को वेरिएबल बनाया, तो एस एस आर को मैंने वेरिएबल बनाया, तो इस तरह से आ गया। अब मुझे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है, वी कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, जो मैंने यहाँ पर समझाई वो, और इक्वेशन 3 हमारी जो मैंने यहाँ पर समझाई वो, इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया। तो इक्वेशन 1 क्या 33.S 60.3, तो मैंने यहाँ पर लिखा, और इक्वेशन 3 थी 51.9/48.1 S डैश। S डैश की वैल्यू क्या है, एस डैश की वैल्यू तो आपको मालूम है कि मैंने यहाँ पर फाइंड की थी एस डैश की वैल्यू, वो भी फिर से मैंने यहाँ पर एस डैश की जगह यहाँ पर वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट दी S2 मल्टीप्लाई अपॉन R प्लस S। तो अब सिर्फ सिंप्लीफाई करता हूँ, दोनों तरफ एस एस मैंने क्या कर दिए, कट कर दिए इन दोनों का। अब क्या होगा, यहाँ पर ये तीनों डिवाइड में ये पूरी टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और ये पूरी टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये पूरी टर्म इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में जाएगी, तो क्या होगा, यहाँ पर इसी तरह से होगा, ये दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ, ये दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ कर देता हूँ, 16209S मिल गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दिया, तो ये अब इन दोनों का एडिशन, यानी कि ये आंसर आएगा इन दोनों का एडिशन से। अदरवाइज क्या करना है, इसको पॉजिटिव था बरोबर, इन दोनों का जो आंसर है ये रेडी, इन दोनों का जो आंसर है वो ये, और यहाँ पर पॉजिटिव था, इसको इस तरफ इंटरचेंज कर दिया तो नेगेटिव, इसमें से ये निकल जाएगा, तो ये आंसर आता है
2180। यहाँ से एस को वेरिएबल बना, अपोजिट साइड जो न्यूमिनेटर में साथ में वो डिनोमिनेटर लिख दिया, तो आंसर है एस इक्वल टू 3 ये। अब एस हमें अगर मिल जाएगा, अगर हमें एस मिल गया तो आर तो इजीली मिल जाएगा। आई बात समझ में? तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या थी हमारे पास? आर इज इक्वल टू क्या थी? याद करो फर्स्ट इक्वेशन, आर इज इक्वल टू 30.7 मल्टीप्लाई 66.3 मल्टीप्लाई एस। तो एस की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, 33.7 मल्टीप्लाई 66.3, एस की वैल्यू हमें मिली 340.5। यहाँ पर आर की वैल्यू में यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगी? आर की वैल्यू भी मिल जाएगी, यानी कि अब आर मुझे 6.86, यहाँ पर आर मिल जाएगा 8.60। आई बात समझ में अच्छी तरीके से? फिर भी आर और एस इस तरह से मिल जाता है। यहाँ पर हमारा यहाँ चैप्टर भी ख़त्म हो रहा है, बराबर। इस चैप्टर में कोई भी अब न्यूमेरिकल्स भी आई थिंक बाकी नहीं है। फिर भी अगर बाकी रह जाता हो, आपको पता चले तो आप मुझे बोल देना। यहाँ पर ये चैप्टर भी ख़त्म कर रहा हूँ, कल से हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। फिर भी इस चैप्टर में किसी को कुछ डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हो, यानी आप मुझे मिल भी सकते हो कि कैसे सर ये आया है, वो भी मैं अलाउड कर रहा हूँ। ओके, चलो, गुड बाय एंड टेक केयर।